आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए संस्कृत का एक प्रोजेक्ट, जिसका हम यहाँ पर साथ में सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो यहाँ पर संस्कृत में प्रोजेक्ट को परियोजना कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है परियोजना कार्य। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वहाँ पर लिखा है मंजूषा साहाय्येन श्लोकयोः अन्वयः रिक्त स्थाने पूरितव्यः। अर्थात मंजूषा की सहायता से, यहाँ जो मंजूषा दी है नीचे, इस मंजूषा की सहायता से श्लोकयोः दो श्लोकों का अन्वय, अन्वय मतलब अन्वय, रिक्त स्थान में पूरितव्य पूरा करें या पूरा करना चाहिए। तो पहला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। और इसका अन्वय करके दिया है नीचे, फल छाया, इसके बाद रिक्त स्थान है, इसके बाद महावृक्ष, फिर रिक्त स्थान, यदि के बाद रिक्त स्थान, फलम नास्ति वृक्षस्य छाया केन, इसके बाद रिक्त स्थान। तो यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में आएगा हमारा समन्विता। यह जो समन्विता शब्द है पहले में आएगा। इसके बाद आएगा सेवितव्य, दो में आएगा सेवितव्य, तीन में आएगा दैवात, और चार में आएगा निवार्यते। तो यहाँ जो मंजूषा के नीचे वाले चार शब्द हैं ये हो गए पहले श्लोक के। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। दूसरा श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। नीचे इस श्लोक का अन्वय दिया है, अमंत्रम के बाद रिक्त स्थान है, फिर न अस्ति, फिर रिक्त स्थान, मूलम न अस्ति, फिर रिक्त स्थान, पुरुष है न अस्ति तत्र, फिर रिक्त स्थान है, दुर्लभ है भवति। तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा अक्षरम, अमंत्रम अक्षरम। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा अनौषधम, दो नंबर पे अनौषधम। तीन नंबर पर आएगा अयोग्य है, और इसके बाद चार नंबर पर आएगा योजक है। पहले नंबर पे अक्षरम, दूसरे पर अनौषधम, तीसरे नंबर पर अयोग्य है, और चौथे पर योजक है। तो इस तरह से दूसरे श्लोक के अन्वय के जो रिक्त स्थान हैं इस तरह से पूरे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न था वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और यह जो गद्यांश है यह गद्यांश हमारे विचित्र है साक्षी इस पाठ में से लिया गया है। तो विचित्र साक्षी यद्यपि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे इस पाठ को, फिर भी हम साथ साथ में हिंदी बता देते हैं और उसके बाद प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहला है आदेशम, आदेश को प्राप्य प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल पड़े। तो दोनों कौन चल पड़े? जो एक तो वो अतिथि था यानी कि जो गांव में आया था निर्धन व्यक्ति, और दूसरा जो वो आरक्षी था। आरक्षी मतलब जो गांव का पहरेदार था जिसने उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था निर्धन व्यक्ति के ऊपर। और बंकिम चंद्र चटर्जी जज थे इस पाठ में। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उनका फैसला करने के लिए उनको आदेश दिया कि जो लाश पड़ी है उसको उठा कर लाओ। तो आदेशम, आदेश को प्राप्य प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल पड़े। इसके बाद है तत्रोपेत्य। तत्रोपेत्य अर्थात तत्र मतलब वहाँ पर उपेत्य जाकर काष्ठ पटले
काष्ठपटले लकड़ी के फट्टे पर निहितम रखे हुए, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम शरीर को, सकंदेन कंधे से, वहंतौ उठाते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति, न्यायाधिकरणम अर्थात न्यायालय की तरफ, प्रस्थित चल पड़े। तो वहाँ पर जाकर वे दोनों लकड़ी के फट्टे पर रखे हुए और कपड़े से ढके हुए उस देह को यानी कि शरीर को, लाश को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की तरफ चल पड़े। आरक्षी, आरक्षी मतलब जो गांव का पहरेदार, जो आरक्षी पहरेदार है वो सुपुष्ट देह है, पुष्ट शरीर वाला, आसित मतलब था। अभियुक्त और आरोपी, आरोपी मतलब कौन, जो निर्धन व्यक्ति था उसको अभियुक्त माना है यहाँ। च मीन्स और अभियुक्त अतीव बहुत ज़्यादा कृशकाय कमज़ोर शरीर वाला था। भारवत है वजन भारी, भारवता कहते हैं भारी, स्वस्य लाश के, स्कंदेन कंधे से, वहनम उठाना, तत्कृत्य उसके लिए, दुष्कर्म मुश्किल आसित था। तो वजन वाले लाश का कंधे से उठाना उसके लिए कठिन था। किसके लिए, जो निर्धन व्यक्ति था जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था। स वह भार वेदनया वजन की पीड़ा से, करंदती समय मतलब विलाप कर रहा था, दुखी हो रहा था। तस्य क्रंदनम उसका क्रंदन सुनकर यानी कि रोना सुनकर, निशम्य सुनकर, मुदित प्रसन्न हुए आरक्षी पहरेदार ने तम उवाच उसको कहा, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, तस्मिन उस दिने दिन, उस दिन, तव्या तुम्हारे द्वारा, अहम मैं तुम्हारे द्वारा मैं, चौरिताया चोरी की गई, मंजूसाया पेटी के ग्रहणाद ग्रहण करने से, वारित है रोका गया। इदानीम अब निज कृत्य से अपने किए हुए का, अपने कार्य का फलम फल को भुंक्स्व भोगो। अब अपने कृत्य के यानी कि कार्य के फल को भोगो। अस्मिन इस चौर्याभियोग चोरी के मुकदमे में तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष के कारादंडम जेल को लक्ष्य से प्राप्त करोगे, यानी कि कैद को, कारादंडम कैद भी कह सकते हैं। इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 वर्ष की जेल प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य ऐसा कहकर उच्च जोर से अहसत हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा, जो आरक्षी था। यथा कथनचिद जैसे तैसे, जैसे कैसे, उभव दोनों, शवम आनीय लाश को लेकर, एकस्मिन एक, चत्वरे चौराहे पर स्थापित वंतव रख देते हैं, रख दिया। तो जैसे कैसे दोनों ने लाश को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक पद देना उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना है। इसमें है किम प्राप्य उभौ प्राचलताम, क्या प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तो इसका आंसर आएगा पहले का आदेशम, आदेश प्राप्त करके, आदेशम। तो पहले का हमारा आंसर आया आदेशम, आदेश को प्राप्त करके वो दोनों चल पड़े। इसके बाद दूसरा है चोरिताया कस्याः गृहणात् वारितः, चोरी से कस्याः किसके गृहणात् ग्रहण करने से, वारितः रोका गया था। तो क्या किसकी चोरी से ग्रहण करने से रोका गया था, मंजूसाया। तो इसका आएगा मंजूसाया। पेटी उठाकर, संदूक उठाकर भाग रहा था तो उसने रोक लिया था उसको, तो इसका आएगा मंजूसाया।
मंजूषाया। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर होता है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। दूसरा, अभियुक्तस्य कृते, अभियुक्त यानी कि अपराधी के लिए, किम दुष्करम आसीत, क्या कठिन था, यानी कि आरोपी के लिए क्या कठिन था। तो इसका यह वाली जो लाइन है इतना आ जाएगा, कितना, अभियुक्तस्य कृते, अभियुक्तस्य कृते लिखकर इसके बाद हम किम को काट देंगे और किम की जगह पर हम क्या लिख देंगे, किम की जगह पर हम लिख देंगे भारवतः स्वस्य स्कंदेन वहनम, इतना लिख देंगे हम, ठीक है। और इसके बाद दुष्कर्म आसित, दुष्कर्म आसित लिख के पूर्ण विराम लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना बना, अभियुक्तस्य कृते भारवतः स्वस्य स्कंदेन वहनम, भाई आरोपी के लिए भारी लाश का कंधे से ढोना दुष्कर्माशित कठिन था। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न पूरा होता है। इसके बाद भाषिक कार्य है। तीसरे में निर्देशानुसार प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत, शुद्ध उत्तर चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, श्रुत्वा इत्यर्थे, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, इत्यर्थे इसके लिए अत्र किम पदम प्रयुक्तम, क्या शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आएगा निशम्य, पहला आंसर आएगा निशम्य, ठीक है, निशम्य। इसके बाद हसनम इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, हसनम का मतलब हंसना होता है, तो इसका उल्टा शब्द विलोम कहते हैं, उल्टा, तो इसका उल्टा यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा क्रंदनम। इसके बाद है छादितम देहम, ढका हुआ शरीर, छादितम का मतलब ढका हुआ शरीर, अनियो पदयो हो, इन दोनों पदों में विशेष्य पदम किम, अब विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं भाई, विशेषता को विशेषण कहते हैं, जो विशेषता होती है, जो क्वालिटी होती है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता होती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो ढका हुआ शरीर, तो शरीर की विशेषता क्या है, ढका हुआ, तो छादितम तो हो जाएगा विशेषण, इसने पूछा है विशेष्य, तो विशेष्य क्या आ जाएगा, देहम, विशेष्य हमारा आंसर आ जाएगा देहम। इसके बाद चौथा है वहनम तत्कृते दुष्कर्म, ढोना तत्कृते उसके लिए दुष्कर्म कठिन। तो अतर तत्, यहाँ पर तत् जो तत् शब्द है, इति सर्वनाम पदम, यह सर्वनाम शब्द कस्मई प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है भाई, ढोना उसके लिए कठिन था, ये जो तत् शब्द है तत्कृते उसके लिए, किसके लिए ये पूछ रखा है, किसके लिए। इस तरह के वाक्य 100% आते हैं पेपर में, कस्मई प्रयुक्तम, और इसी में छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कस्मई का मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आपको एक तो वो देखना है जो इस कोमे के अंदर जो शब्द लिखते हैं, और फिर कस्मई जहाँ पर लिखा जाता है समझ लो कि वो शब्द जो कोमे के अंदर है, इन्वर्टेड कोमे के, वो कस्मई किसके लिए वो बताना है। तो यहाँ पर तत्शब्द जो है वो अभियुक्ताय, आरोपी के लिए है भाई, निर्धन व्यक्ति आरोपी बना रखा था, तो उस आरोपी के लिए उस भारी लाश का उठाना कठिन था। यहाँ हमारा सेकंड प्रश्न पूरा होता है जो गद्यांश का है। और अब की बार सीबीएसई का जो सेकंड टर्म है 2021-22 के सेशन का जो सेकंड टर्म है सीबीएसई का 10th क्लास के लिए, उसमें बिल्कुल यही प्रारूप आएगा। हम छात्रों को दोबारा से सूचित करना चाहते हैं, इसमें एक तो पद्यांश मिलेगा यानी कि श्लोक आएगा, श्लोक के भी प्रश्न छांटने आएंगे, एक गद्यांश आएगा जैसे ये पैराग्राफ है, इसके भी प्रश्न छांटने आएंगे, और एक नाट्यांश आएगा, उसके भी प्रश्न छांटने आएंगे। तो छात्र अब की बार अच्छी तरह से समझ लें इनको, और अपने प्रोजेक्ट को एक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी मानते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से समझ करके करें। तो यहाँ पर हमारा नाट्यांश आ गया तीसरे प्रश्न में। अब देखो नाट्यांश कौन सा होता है, सबसे पहले तो छात्रों को पता होना चाहिए नाट्यांश और गद्यांश में क्या फ़र्क है। गद्यांश में कोई ज़रूरी नहीं कि कई व्यक्ति होंगे,
लेकिन नाट्यांश में इतना ज़रूर होता है कि नाट्यांश में कई करैक्टर होते हैं, यानी कि कई चरित्र होते हैं, एक नाटक होता है, ठीक है। उसमें जैसे जो हमारा क्या है, सौहार्दम प्रकृति शोभा, यह जो लेसन है उसमें से आया है, और वहाँ पर कई पशु पक्षी क्या है, अपने आप को वन का राजा मानते हैं। तो पशु पक्षी अनेक हैं, तो अनेक प्रकार के करैक्टर हैं उस नाटक में, तो इसलिए उसको नाट्यांश मानना है। और नाट्यांश का पैराग्राफ है, यद्यपि आप पाठ में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ा देते हैं साथ में। पहले इस नाट्यांश को पढ़ेंगे ताकि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर वनस्य, वन का दृश्यम दृश्य है, वनस्य वन का दृश्यम दृश्य है, समीपे पास में, एव एव का मतलब ही, एक नदी, नदी अपि भी वहती बहती है। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी भी बहती है। एक सिंह है, एक शेर सुखेन आराम से विश्राम्यते विश्राम कर रहा है, सुखपूर्वक विश्राम करता है। तदैव तभी एक है वानर, एक बंदर आगत्य आकर तस्य उसकी पुच्छम पूंछ को धुनोती हिला देता है। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है सुखपूर्वक, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को हिला देता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, तम उसको प्रहर्तुम इच्छति, मारना चाहता है, परंतु वानर है बंदर, तू मतलब तो बंदर तो क्रोधित्वा कूदकर वृक्षमारूढ़, पेड़ पर चढ़ गया। तदैव तभी अन्यस्मात्, दूसरे वृक्षात, पेड़ से, अपरः दूसरा वानर है बंदर, सिंहस्य शेर के कर्णम आकृष्य, कान को खींचकर पुनः फिर वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर आरोहति, ये आरोहति शब्द है, आरोहित लिख रखा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आरोहति होता है ये जो शब्द है, आरोहति, आरोहित लिख दिया इसने, आरोहति होता है ये। इतनी तो आप जानते भी होंगे, जो भी हमारी धातु होती है ती तय अंती लास्ट में आते हैं, आरोहति, ठीक है। तो तभी दूसरे पेड़ से एक दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इसी प्रकार वानराह, बंदर, वारम वारम बार बार सिंह शेर को तुदंती दुखी करते हैं। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को दुखी करते हैं। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावती, इधर उधर दौड़ता है, गर्जते गरजता है, परंतु किमपि कुछ भी कर्तुम असमर्थ है, करने में असमर्थ एव ही तिष्ठती रहता है। क्रोधित शेर इधर उधर घूमता है, परंतु गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानराह, बंदर, हंसते हंसते हैं वृक्षों पर, पेड़ के ऊपर, और विविध अनेक प्रकार के पक्षिण है, पक्षी, अभी भी सिंहस्य शेर की एतादृशीम ऐसी दशाम, दशा को, हालत को, दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रितम, खुशी के साथ, कलरवम ध्वनि कुर्वन्ति करते हैं। तो बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी हालत को देखकर खुशी के साथ ध्वनि करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, नींद टूटने के दुख से, वनराज है जंगल का राजा, सन का मतलब होते हुए, अपि मतलब भी, वन का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवई, छोटे प्राणियों के द्वारा, आत्मन है अपनी, एतादृश्या ऐसी, दुरावस्था, दुर्गति, ऐसी बुरी अवस्था से, बुरी हालत से, श्रांत थका हुआ, सर्व जंतुओं, सारे जंतुओं को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। तो नींद टूटने के दुख से, जंगल का राजा होते हुए भी, छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्गति को देखकर, सारे जंतुओं को देखकर पूछता है। इतनी तो हमारी पैराग्राफ की, नाट्यांश की हिंदी रही, और इसके बाद प्रश्नों के आंसर क्या बनेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, समीपे एका का बहती, पास में एक क्या बह रही है। तो इसका आंसर एक पद में देना है, इसका आंसर आएगा नदी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, एक का कौन सुखेन आराम से, विश्राम्यते, विश्राम कर रहा है। तो कौन विश्राम कर रहा है, इसका आंसर आएगा सिंह, शेर। तो यह तो दो प्रश्नों के आंसर हो गए, जो कि पहले प्रश्न था एक पद वाला। इसके बाद है पूर्ण वाक्य में, वानरः कम तुदंती, बंदर किसको दुखी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वानरः
और किम की जगह और कम की जगह पर सिर्फ एक शब्द आ जाएगा, सिंहम वानरः सिंहम तुदंती। तुदंती मीन्स दुखी करते हैं, तो बंदर शेर को दुखी करते हैं। इतना पूर्ण वाक्य आ जाएगा हमारा। इसके बाद भाषिक कार्य है। यहाँ पर पूछा तीसरे प्रश्न में कि निर्देश के अनुसार, यानी कि जैसा निर्देश दिया है, जो चीज़ पूछी है उसके अनुसार प्रदत्त विकल्पेभ्यः दिए गए विकल्पों में से उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। उचित उत्तर को चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर है धुनोती। धुनोती का मतलब हिलाता है। इति क्रियापदस्य है। इति ऐसा क्रियापदस्य, क्रियापद का। कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है भाई? हिलाता है, पूंछ को हिलाता है, इतना तो हमको पता लग गया। लेकिन कौन हिलाता है? यहाँ पर पैराग्राफ में से पढ़कर आप देख सकते हैं। काम को करने वाला कर्ता होता है और कर्ता को हम कर्तृ कहते हैं। यह हमने पहले भी बताया छात्रों को कि ऐसे ऐसे प्रश्नों में छात्र उस शब्द को देख ले जिसके साथ में पद जुड़ रखा है। अब यहाँ कर्तृपदम, पद किसके साथ में जुड़ा है? कर्तरी। अब पदम के साथ जो शब्द जुड़ा है समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है। अब पदम कर्तृपदम, तो यहाँ पर कर्तरी पूछा है, और कर्तरी हम किसको कहते हैं? कर्ता को। तो यहाँ पर एक बन रहा है आगत्य तस्य पुछम धुनोती। तो धुनोती हिलाता है और पूंछ को हिलाने वाला कौन है? बंदर। तो वानरः आ जाएगा इसका आंसर हमारा सेकंड। इसके बाद सरिता, नदी। सरिता मतलब नदी। इति पदस्य, इस शब्द का पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। पर्याय होता है समानार्थक शब्द। वह समानार्थक शब्द कौन सा होता है? पहली ही लाइन में आया है नदी, तो सरिता कहते हैं नदी को नदी। आंसर आ जाएगा। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर। अनयो पदयो, इन दोनों पदों में विशेषण पदम किम, पदम से पहले जो चीज़ आ गई समझ लो वही पूछी है। तो पदम से पहले आया विशेषण, इसमें पूछ रखा है विशेषण। और विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण कहते हैं क्वालिटी को। जो विशेषता होती है वही विशेषण होती है, और जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य कहा जाता है। तो क्रोधित शेर, शेर की क्या विशेषता है? क्रुद्ध है। तो यहाँ पर क्रुद्ध है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम, क्रोधित शेर उसको मारने के लिए। तो अतर तम, यहाँ पर तम, अत्र मीन्स यहाँ पर तम उसको। इति मैंने कहा था ऐसा ऐसा प्रश्न 100% आएगा कि सर्वनाम पदम, कि एक सर्वनाम पदम पूछ लेगा, सर्वनाम पदम से पहले कोमे के अंदर एक शब्द को दे देगा, तम दे दिया, और उसके बाद लिखा कसमई। कसमई का मतलब किसके लिए? तो यहाँ पर यह जो तम शब्द है भाई, क्रोधित शेर उसको मारने के लिए। अब आपने पैराग्राफ में से पढ़ा था, उसको मारने के लिए इच्छा करता है। तो यह किसके लिए प्रयोग किया? तम, उसको। उसको मतलब किसको? तो किसको मारने के लिए? वानराय है। यहाँ पर वानराय हमारा आंसर हो जाएगा पहला। तो यहाँ पर हमने आज 10th क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट का कार्य बच्चों के लिए पढ़ाया। यहाँ पर सॉल्यूशन करके हमने देखा, और यह प्रोजेक्ट का जो कार्य है बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी बनाया गया है। क्योंकि सीबीएसई के सेकंड टर्म में 10th क्लास का जो पैटर्न है, यहाँ पर व्याकरण आएगी नहीं इतनी ज़्यादा। यहाँ पर ज़्यादातर नाट्यांश आएगा, गद्यांश आएगा, पद्यांश आएंगे, और तीनों का एक ही प्रारूप होगा। पद्यांश में से यानी कि श्लोक में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और गद्यांश में से भी पूछे जाएंगे, और नाट्यांश में से भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह का अभ्यास करना छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।